नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। तो हम लोग जैसा कि कक्षा 10 भौतिक विज्ञान का चैप्टर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। तो अभी तक हमने जो पढ़ लिया पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखिए, तो सबसे पहले हमने शुरू कर लिया था क्या, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें चुंबकीय और विद्युत प्रभाव उत्पन्न होते हैं उसे विद्युत आवेश कहते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम होता है। यह एक अदिश राशि है। ठीक है, तो इसका मात्रक कूलाम होता है, यह एक अदिश राशि है। और आगे बढ़ेंगे फिर, तो यहाँ पे आ गए थे विद्युत आवेश के बाद इसके प्रकार होते हैं धनावेश और ऋणावेश। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी से जो उत्पन्न होता है उसे धनावेश कहते हैं और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो उत्पन्न होता है उसे ऋणावेश कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग पढ़े थे विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो यह क्या होता है, अच्छा इसके लिए सूत्र क्या बना था यह भी ध्यान दीजिएगा। तो सूत्र बना था इसके लिए Q बराबर NE। ठीक है, तो यहाँ विद्युत धारा को किससे दर्शाते हैं, I से। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और I बराबर क्या होता है फार्मूला, तो I बराबर Q/T होता है। I बराबर Q/T होता है। और यहाँ से देन हम लिख सकते हैं Q बराबर I इंटू T, दोनों को मिला देते हैं तो अंत में एक सूत्र मिलता है Q बराबर NE बराबर IT। ठीक है, यह देख लिए थे। आगे बढ़िए, क्या और पढ़े थे, विद्युत धारा के बाद हम लोग पढ़े थे विद्युत विभव। विद्युत विभव तो एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। और इसके लिए सूत्र क्या आया था, अच्छा इसको दर्शाते किससे हैं, V से। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और इसके लिए फार्मूला क्या मिला था, V बराबर W/Q। ठीक है, और इसका मात्रक वोल्ट के अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा हो सकता है जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम, इसका क्या हो सकता है, कूलाम प्रति सेकेंड। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर तो आपको पता है विभवांतर भी लगभग विभव की तरह ही होता है। तो एकांक आवेश को किसी तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। इसे डेल्टा V से दर्शाते हैं और डेल्टा V का फार्मूला आता है डेल्टा V बराबर W/Q। मात्रक वही है, वोल्ट है। तो ठीक है, यह भी देख लिए थे। आगे बढ़िए, तो और क्या देखा गया था, हम लोगों ने देखा था विभवांतर के बाद देखा था हमने विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ, और यह समझाया गया था कि धारा अगर प्रवाहित होनी है तो उसके लिए परिपथ का बंद होना जरूरी है। तो यानी कि धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। प्रतिरोध यह क्या होता है, तो इसे R से दर्शाते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और R बराबर क्या मिलता था, V/I मिलता है। ठीक है, यह भी फार्मूला आपको याद होना चाहिए, R बराबर V/I मिलता है। प्रतिरोध कहते किसे हैं, तो किसी चालक तार का वह गुण जो उसमें बहने वाली धारा का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। फिर यह मिला था कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो निर्भर किन किन बातों पर करता है, तो आपने देखा था 4 बातों पर निर्भर करता है। लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो पहला क्या हुआ था, R प्रोपोर्शनल टू L, लंबाई के अनुक्रमानुपाती। और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती यानी R प्रोपोर्शनल टू 1/A। और आया था इसके बाद कि पदार्थ की प्रकृति पर। और अंत में आया था एक चौथा, किस पर निर्भर करता है, तो R प्रोपोर्शनल होता है तापमान के, टेम्परेचर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध यह क्या होता है, इसे रो से दर्शाते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसे रो से दर्शाते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। ओम मीटर होता है। ठीक है, और इसके लिए फार्मूला क्या आता है, रो बराबर पहले जो मेन फार्मूला इसके लिए आया था वह क्या है, R बराबर रो L/A। तो यहां से लिख सकते हैं रो बराबर RA/L। ठीक है, तो यह देख सकते हैं। आगे भी हमने पढ़ा था, देखिए और क्या पढ़ा था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था ओम का नियम। क्या पढ़ा था, ओम का नियम। ओम का नियम पढ़ा था। यह क्या होता है, तो ओम्स लॉ क्या है, तो किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा
उसके विभवांतर, उसमें उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, या लिख सकते हैं उसमें उत्पन्न विभवांतर I के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से V बराबर हम लोगों ने लिख लिया था I R, या V बटे R बराबर हमने लिखा था क्या, V बटे I बराबर R, यानी किसी चालक तार में उत्पन्न विभवांतर और बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो यह ओम का नियम था। और इसके बाद हमने पढ़ लिया था ओम के नियम का सत्यापन भी आपने देख लिया था। सत्यापन के लिए हमें क्या प्राप्त करना था, V और I के बीच बना ग्राफ, V और I के लिए बना ग्राफ क्या प्राप्त होना चाहिए, सरल रेखा। यही याद रखना है, बहुविकल्पी में पूछता है बताइए कि V और I के बीच बना ग्राफ क्या प्राप्त होता है, तो एक सरल रेखा प्राप्त होता है। किसने सिद्ध किया था, ओम ने। ओम का एक नियम है, उसके अनुसार यह सिद्ध होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहां तक अभी तक पढ़ लिया है। अब हमें देखना है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन देखिए, तो आते हैं प्रतिरोधों के संयोजन पर। प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो दो प्रकार से प्रतिरोधों का संयोजन होता है। देखिए, तो एक होता है समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का पहले श्रेणी पढ़ लेंगे हम लोग, श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा तब हो जाएगा कौन सा, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, दूसरा हो जाएगा प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। देखिए, जब ऊपर नीचे जुड़ा होगा ना तो उसे कहते हैं समांतर क्रम, जब सीधे जुड़ा होता है एक लाइन में तो उसे कहते हैं श्रेणी क्रम। ठीक है, आइए इसको लिखना भी सीखते हैं। आप पहले बनाते हैं फिर लिखते हैं। श्रेणी क्रम में इस प्रकार होगा, यहाँ एक सिरा है, एक प्रतिरोध, आपको पता है प्रतिरोध कैसे दर्शाते हैं, इससे यह मान लेते हैं R1 है, फिर एक प्रतिरोध यहाँ पर लगा हुआ है, यह मान लेते हैं क्या है, R2 है, फिर एक प्रतिरोध यहाँ पर लगा हुआ है, यह मान लेते हैं यहाँ से जुड़े हुए हैं दोनों प्रतिरोध, सभी प्रतिरोध आपस में इस तरह से कनेक्टेड है, यह क्या है, R3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसमें प्रत्येक प्रतिरोध का पहला नहीं दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। तो प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें अगले प्रतिरोध का, किसी प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, उसे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, तो यानी देखिए, मान लेते हैं यह कोई प्रतिरोध है, यह कोई क्या है, प्रतिरोध है। अब यहाँ पे यह मान लेते हैं इसका पहला सिरा है, तो आगे ये यह प्रतिरोध है, इसका यह मान लेते हैं, यहाँ पे देखिए बना देते हैं। अगर बीच में आपको लगे कि यह प्रतिरोध है, देखिए यहाँ पे देखिए
यह मान लेते हैं कोई प्रतिरोध है, आपके सामने यह स्पष्ट दिख रहा है, तो यह एक प्रतिरोध है देखिए, और यहाँ पे एक दूसरा प्रतिरोध है। तो यहाँ पे इसका पहला सिरा छोड़ दीजिए, दूसरे पे आइए, तो अगला प्रतिरोध का जो अब यह पहला सिरा हो जाएगा, यह ऐसे लगा होगा, तो हम इसे कहेंगे कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम संयोजन। तो क्या लिखे हैं? जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। देखिए, जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, उसे समांतर नहीं, क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, श्रेणी क्रम। तो समांतर क्या होगा उसे भी देखिए, यहां पे हो जाएगा इस प्रकार से जुड़ा होगा। देखिए, एक प्रतिरोध यहां से निकल गया, इसे लिख देते हैं R1, रावण नहीं है, R1 है, ठीक है। दूसरा प्रतिरोध यहां से निकल गया, इसका नाम रख देते हैं R2। तीसरा प्रतिरोध ऐसे निकल गया यहां से, इसका नाम रख देते हैं R3। यहां पे हो गया, ऐसे मिला देंगे। अब देखिए, सभी प्रतिरोध का एक सिरा एक बिंदु पर आ गया और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर आ गया, यानी सबका एक हिस्सा, यानी पहला सिरवा खींच के इस पे ए पे लगाया गया। मान लेते हैं यहाँ ए लिखा है और यहाँ क्या लिखा है? बी, ठीक है। तो पहला हिस्सा सभी का किस पे आया? पहला सिरा सबका क्या आया है? ए पर, और सबका दूसरा सिरा किस पे आया? बी पर। यानी पहला सिरा एक बिंदु से, सभी का दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है। तो क्या लिखेंगे इसके बारे में? लिखेंगे प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा, यहां पे ना सभी प्रतिरोधों का लिख सकते हैं, जिसमें सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है, क्या कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है, ठीक है। देखिए, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है, ठीक है। एक चीज और जानिए, परिभाषा आसान है, याद हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे ना सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, नेट प्रतिरोध, नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। सभी प्रतिरोध अगर मिला दिए जाए एक साथ, सबको एक साथ नेट ले लिया जाए, यानी कि इनका पूरा क्या कर दिया जाए? तुल्य निकालना हो। अब यहाँ तुल्य का मतलब देखिए होता है योग। अब किस प्रकार से योग किया जाएगा? तो समांतर में होगा तो व्युत्क्रमों का योग किया जाता है, और श्रेणी में होता है तो अंकगणितीय योग किया जाता है, मतलब सीधे जोड़ लिया जाता है। तो लिखेंगे श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, यहां पे यदि लिख दीजिएगा, यदि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो, तो कैपिटल R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 जितना लगा होगा प्लस करके लिखते चले जाएंगे। अगर 4 प्रतिरोध होंगे तो चारों को आपस में जोड़ लिया जाता है, ठीक है। यह सवाल आएगा तो बताएंगे, पहले अभी यहाँ पे थियरी में समझिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे यदि समांतर क्रम में, यहाँ श्रेणी था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? समांतर।
यदि समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल आर हो तो 1/कैपिटल आर, समांतर के लिए ना ऐसे लिखा जाएगा, 1/कैपिटल आर बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितना रहेगा सब नोट कर लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से। तो यह रहा इनके लिए तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक, तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक। अभी हम इसकी उत्पत्ति करेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे यानी कि निगमन करेंगे। तो पहले आप एक बार फिर से इसको देख लीजिए। तो प्रतिरोधों का संयोजन कितनी प्रकार से हो सकता है? 2 प्रकार से मुख्यतः, तीसरा भी होता है जिसे हम लोग कहते हैं मिश्रित क्रम संयोजन, मिश्रित क्रम संयोजन। और यह कोई संयोजन का प्रकार नहीं है, संयोजन यही मुख्यतः 2 प्रकार के हैं। तीसरा तब कहां से आ गया? इन दोनों को मिलाकर ही कहा जाता है मिश्रित क्रम संयोजन। तो इसे पढ़ना नहीं है, सवाल आएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे प्रतिरोधों के संयोजन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। 2 तरह से प्रतिरोध जोड़े जा सकते हैं आपस में। ठीक है, उनका तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा यहाँ पे नीचे दिया ही गया है, आगे हम निगमन करेंगे। तो सबसे पहला जो संयोजन है वह है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा संयोजन है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो यहाँ पे आगे देखेंगे तो आपने 3 प्रतिरोध लिए हैं। आप देख रहे हैं जब सबका दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ रहा है तो इसे कहेंगे कौन सा श्रेणी क्रम संयोजन। अब अगर देखेंगे सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु पे आ जाए और सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर चला जाए तो हम इसे कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, इसे बोलते हैं सीरीज, इसको बोलते हैं पैरेलल। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, इनके लिए तुल्य प्रतिरोध क्या आता है? अगर R मान लिया जाए तुल्य प्रतिरोध तो यह आता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अगर मतलब यह होता है तुल्य प्रतिरोध का मतलब अगर इनके स्थान पे एक प्रतिरोध लगाया जाए तो कितने का होगा? अगर समांतर क्रम श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो सबको जोड़ लेंगे, एक प्रतिरोध बन जाएगा। अगर समांतर क्रम में सबको बटे बटे करके जोड़ेंगे, व्युत्क्रमों का योग निकालेंगे तो उसके लिए इन तीनों के लिए एक प्रतिरोध का मान आ जाएगा। तो इसे कहते हैं तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो सबसे पहले इसको उतार लीजिए। तो अब आइए देखते हैं आगे इनके लिए तुल्य प्रतिरोधों के लिए व्यंजक। तो श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के लिए व्यंजक प्राप्त करना और समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के लिए व्यंजक प्राप्त करना। तो देखिएगा, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के लिए व्यंजक प्राप्त करना। तो अब यहां पे कुछ बातें समझनी है। जैसे देखिए, अगर यह श्रेणी क्रम में जुड़े हैं प्रतिरोध, यहां R1 लिख देते हैं, यहां R2 लिख देते हैं, यहां R3 और एक बना लेते हैं समांतर क्रम का। ठीक है, देखिए यहां पे R1 लिख देते हैं, यहां R2 लिख देते हैं, यहां क्या लिख देते हैं? R3। अब मान लेते हैं किसी बैटरी से धारा प्रवाहित की गई और यहां से I धारा जा रही है। अब बताइए, अगर आपके पास कोई खेत है और मान लेते हैं यहाँ पे ट्यूबवेल आपने लगाया है और इसे चला दिया है तो पानी, यह नाली गई है आपके खेत में मान लेते हैं। अब यह जो पानी जाएगा कहीं पर बढ़ रहा है आपके खेत से पानी, तो पूरी की पूरी जो नाली से पानी जा रहा है आपके सीधे खेत में पहुंच रहा है, बीच में कहीं बट नहीं रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम कहेंगे धारा का मान इसमें नहीं बदलता है। देखिए 2 ही चीज पर काम करना है, एक I पर, एक करना है V पर। R पहले से दिया गया है। ठीक है, I पर काम करना और किस पर काम करना? V पर, यानी धारा पर और किस पर? विभवांतर पर। तो एक बदलेगा तो दूसरा नहीं बदलेगा, एक बदलेगा दूसरा नहीं बदलेगा। यानी अब I का मान इसमें भी यक्के नारी, वही नारी यक्के चली आ रही है। नारी मतलब यहाँ नाली। ठीक है, यक्के नाली चली आ रही है। तो देखिए नाली नहीं बदल रही है, नाली नहीं बदल रही है तो इसका मतलब पानी नहीं बदलेगा, यानी धारा वही रहेगी। तो यहाँ पे I1 है तो यहाँ पे I है तो यहाँ पे भी I धारा, यहाँ पे भी I धारा और यहाँ पे भी I धारा। ठीक है, लेकिन इनका विभवांतर अलग अलग हो जाएगा क्योंकि विभवांतर का मान क्या होता है? V बराबर I R। तो पहला जो विभवांतर होगा उसमें R1 का गुणा करना है, दूसरे के लिए R2 का गुणा करना है, तीसरे के लिए किसका गुणा करना है? R3 का। I तो सेम है सबका, लेकिन यह भिन्न होगा। मान लेते हैं 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 I आ जाएगा अगर इसका गुणा करेंगे, यहाँ पे 2 I और यहाँ पे 3 I आएगा। तो यहाँ पे देखिए सबका V का मान क्या हो गया? बदल गया। क्या हो गया? बदल गया। तो यानी कि यहाँ V1 हो जाएगा, यहाँ V2 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? V3। यानी श्रेणी क्रम में नाली यक्के है तो धारा यक्के रहेगी, धारा यक्के रहेगी।
अगर यही खेत में से यहाँ पे किसी का खेत है और आप जिस नाली से पानी ले जा रहे हैं वो कटा ले उसमें से, अब यहां से पानी कट गया, कितने भाग में बट गया? 2 भाग में। यहां से आपका पानी निकला है मान लेते हैं आई, ठीक है। अब यहां पे जब कट गया तो यह मान लेते हैं I1 हो गया और इसमें चला गया कितना? I2 चला गया। तो इस तरह से हम देखेंगे जब नाली कट हो जाएगी तो पानी बट गया। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा यहां से तो गई आई, क्या गई? आई। तो 3 लोगों ने पानी कटा लिया, यानी कि धारा 3 जगहों पर बट गई। तो एक में I1 हो जाएगा, एक में I2 हो जाएगा और एक में क्या हो जाएगा? I3 हो जाएगा। अगर धारा बदल गई तो क्या नहीं बदलेगा? तो एक बदलता है दूसरा नहीं बदलता है। तो विभवांतर नहीं बदलेगा, तो यहां पर भी V रहेगा, यहां पर भी विभवांतर V रहेगा, यहां पर भी विभवांतर V रहेगा। तो आइए फिर से समझिए, श्रेणी क्रम में क्या नहीं बदलता है? धारा नहीं बदलती है। तो क्या बदलता है? तो धारा नो चेंज, सब में धारा का मान क्या हो जाएगा? समान। विभवांतर चेंज होता है, ठीक है। और समांतर क्रम में क्या? तो उल्टा हो जाएगा, धारा बट जाती है। तो धारा में क्या मतलब कि आई चेंज, यानी आई में चेंज हो रहा है और वी में नो चेंज, विभवांतर सेम रह जाता है, ठीक है। यहां पे तीनों के लिए विभवांतर वी होगा, ठीक है। यहां पे याद रखिएगा कि अगर धारा के लिए यक्के नाली है तो धारा नहीं बट रही है जब, तो हम कहेंगे धारा का मान हर जो प्रतिरोध है हर प्रतिरोध में समान होगा और विभवांतर का मान क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। लेकिन समांतर क्रम में क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, धारा बट गई यानी धारा बदल गई और विभवांतर सबके लिए क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो बात करते हैं, आइए समांतर श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के लिए तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करना। देखिए, और हम लोग 3 प्रतिरोध के लिए प्राप्त करेंगे। परीक्षा में कभी कभी 3 पूछता, हमेशा 3 ही पूछता है, कभी कभी मनसा जाएगा तो आपसे पूछ लेगा 4 प्रतिरोधों के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ शुरू करते हैं, लंबा है तो इसको 5 स्टार बना लीजिए, ठीक है। दोनों को 5 स्टार बनाएंगे। तो किसमें? श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के लिए तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक, तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक। और क्या लिख सकते हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करना, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां पे हमने यह बना लिया। अब देखिए, इसके लिए पहले चित्र ड्रा करना होगा, उसके बाद ही समझ पाएंगे। तो यहां पे हम बना लेते हैं सबसे पहले चित्र। एक देखिएगा, तो कौन सा क्रम है? यह समांतर क्रम है। तो R1 यहां हो गया, यहां क्या हो जाएगा? यहां पे हल्का सा बना लेते हैं R2 और यहां पे क्या बना लेते हैं? R3, ठीक है। तो यहां देखिए, फिर यहां से लाके एक बैटरी जोड़ देते हैं, क्योंकि धारा तो प्रवाहित करनी होगी ना। तो बैटरी जोड़िए या सेल जोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमने बैटरी जोड़ दी, यहाँ पे कुंजी भी लगा देते हैं, चालू करेंगे तभी धारा प्रवाहित होगी। तो एक हमने बंद परिपथ बना लिया। क्या बना लिया? बंद परिपथ। तो यह कहलाता है विद्युत परिपथ, ठीक है। यहाँ R1 है, यहाँ से मान लेते हैं धारा I निकली है, तो बैटरी से क्या निकलेगी? धारा। क्या निकलती है? धारा। तो अब धारा जब निकलती है तो यहाँ पे देखिए धारा निकल रही है। तो धारा जब यहाँ से निकल रही है तो यहाँ पे जाएगी यक्के धारा, यहाँ पे भी धारा का मान I होगा, क्योंकि नाली यक्के है, ठीक है। क्या है? नाली एक ही है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि धारा की दिशा जो होती है इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा होती है। इलेक्ट्रॉन की चलने की क्या होती है? विपरीत दिशा। धारा हमेशा निकलती है धन से, जाती है किस ओर? प्लस की ओर। धारा हमेशा निकलती है धन से, जाती है प्लस से निकलती है और जाती है माइनस की ओर, ठीक है। फिर सुन लीजिएगा, धारा प्लस से निकलती, जाती किस तरफ है? माइनस की ओर। यहां से धारा का संचार इस रूप में हो रहा है। इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे? तब ऋण से निकलते हैं, क्योंकि ऋणावेशित होते हैं, ऋण से धन की ओर भागेंगे ना। तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं यहां से, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चलते हैं। तो हमेशा कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता, बताइए धारा की दिशा क्या होती है? तो इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा के विपरीत होती है धारा की दिशा, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा, तो हमने 3 प्रतिरोध लिए हैं, धारा का मान सबके लिए समान है, लेकिन सबके लिए विभवांतर का मान अलग हो जाएगा। यहाँ V1 हो जाएगा, यहाँ V2 हो जाएगा, यहाँ V3 हो जाएगा। अभी दिखाया था कैसे आया था, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए, तो सबसे पहले लिखेंगे आपने क्या लिया है, तो जो लिया है उसको लिख देंगे माना 3 प्रतिरोध कौन कौन से? R1, R2
कॉमा लगा के लिख लीजिएगा, R2 व R3 क्रमशः श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में नहीं है, ठीक है, श्रेणी क्रम है, संयोजित हैं, ठीक है। माना 3 प्रतिरोध R1 R2 व R3 क्रमशः श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, जिनके सिरों के मध्य विभवांतर, जिनके सिरों के मध्य विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 हैं तथा परिपथ में धारा I है। देन ओम के नियम से ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर आई आर, V बराबर आई आर नहीं, V बराबर आई आर, ठीक है। देखिए तो ओम के नियम से V1 बराबर क्या आएगा? आई आर आएगा। V बराबर क्या होता है? आई आर होता है। लेकिन हमको क्या दिया गया है? V1 चाहिए सबसे पहले। इन्हीं तीनों को देखिए, जो बदल रहा है उसी के लिए यह लिखते हैं सब, ठीक है। और बैटरी का विभवांतर मान लेते हैं V है। बैटरी का विभवांतर, देखिए बैटरी ना विभवांतर में आती है, आप कहते हैं 12 वोल्ट की बैटरी है, इसका मतलब वह वोल्ट जो शब्द है वो विभवांतर के लिए आता है। तो यह बैटरी का विभवांतर मान लेते हैं V है। यही विभवांतर सब इसमें बढ़ जाता है, सभी प्रतिरोधों में यही विभवांतर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यानी कुल विभवांतर V है, यानी हाई जुड़ के कितना आएगा? तीनों जुड़ के आएगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो आपकी बैटरी का विभवांतर V है, अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो यही विभवांतर सभी प्रतिरोधों में बढ़ जाता है, ठीक है। सभी प्रतिरोधों में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और V1 V2 V3 लिख लिए हैं, तो V1 बराबर हो जाएगा IR1, क्योंकि इसके V1 के लिए प्रतिरोध कितना? R1 है और धारा कितनी है? I है, तो यह हो गया। V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3, ठीक है। यदि तुल्य प्रतिरोध R हो, इसको लिख लेंगे समीकरण नंबर 1, इसको लिख लेंगे समीकरण नंबर 2, इसको लिख लेंगे समीकरण नंबर 3, ठीक है। यदि तीनों प्रतिरोधों का केवल नाम मान रहे हैं, अब क्या आएगा अभी देखेंगे। यदि तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R हो, तो V बराबर यानी कुल विभवांतर बराबर क्या आएगा? IR, क्या आएगा? IR। तो यहां लिख लेंगे, यह कौन सा हो गया? समीकरण नंबर 4, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद क्या लिखेंगे? अब यह देखिए कुल विभवांतर आपका V है, लिखेंगे चूंकि बैटरी का कुल विभवांतर, बैटरी का कुल विभवांतर V है, इसलिए V बराबर, अभी बताया ना कुल बट के यह गया है, कुल बट के गया है, यानी V कुल, यही पूरा कुल विभवांतर था, यह बटा है V1 V2 और V3 में, तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। देखिए बहुत आसान है, आराम से हो जाएगा। 4 नंबर में पूछा जाता है, अगर सवाल इसके साथ कोई जोड़ दिया तो 7 नंबर पूछेगा, ठीक है। तो देखिए देन या लिख सकते हैं या करके, या V का मान क्या है बताइए, लिखेंगे समीकरण 1 2 3 4 से लिख सकते हैं, या सीधे लिखिए, या V बराबर आता है IR, तो V बराबर रख लीजिए IR, और V1 का मान IR1, देखिए V1 का मान IR1, V2 का मान IR2 और V3 का मान IR3, तो रख लेते हैं IR2 प्लस IR3। दोनों में देखिए इधर तो I है ही, इंटू R है, यहां से I सब में कॉमन दिख रहा है, तो I कॉमन कर लीजिए, R1 प्लस R2 प्लस क्या R3। I से I कट गया, मर गया, ठीक है। I से I कट गया, तो यहाँ पे यह देखिए I कटा है, ठीक है, देख लीजिएगा I यहाँ कटा, I यहाँ कटा, तो R बराबर क्या हो गया? R1 प्लस R2 प्लस
R3 यही है तुल्य प्रतिरोध के लिए, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक। यहां देखिए तुल्य प्रतिरोध R को क्या माने, तुल्य प्रतिरोध। यह देखिए कैपिटल R लिखा है, कैपिटल R है, तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो, तो यहां तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R है, तो सभी प्रतिरोधों का कुल योगफल ही तुल्य प्रतिरोध कहलाता है। तो लिखेंगे अतः श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उन सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। उन सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। आई बात समझ में? देख लीजिए, अतः श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उन सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। यह है सॉल्विंग इसकी। फिर से समझिएगा इसको, फिर समझिए क्या है। 3 प्रतिरोध आपको मान लेने हैं। अगर आपको शर्त लगा के देता है कि नहीं 4 मानिए, तो एक प्रतिरोध और जोड़ लेंगे इधर करके, ठीक है। तब यहाँ पे R1 R2 R3 व R4 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस यह बढ़ जाएगा V1 V2 V3 हो जाएगा, धारा वही रहेगी, तुल्य प्रतिरोध R ही मानना है, सब कुछ सेम करना है। तो 3 प्रतिरोध कहे या 4 प्रतिरोध कहे व 5 प्रतिरोध कहे, सामान्यतः 3 प्रतिरोध कहता है। तो आपकी हेडिंग क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के लिए तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करना। अब यहाँ पे देखिए, तो हमने 3 प्रतिरोध सबसे पहले चित्रानुसार दर्शा लिए हैं और किस क्रम में रखे हैं, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में यक्के नाली होती है जिसमें धारा एक ही बार बहती है, तो एक ही समान रहती है। तो यहाँ पे देखिए यक्के नाली है, यहाँ नारी मतलब नाली है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे धारा एक ही नाली में बह रही है, तो इसका मतलब धारा का मान समान होगा। तो धारा का मान समान होने से V का मान बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया कि V का मान होता है IR के बराबर। IR के बराबर अगर आपका I नहीं बदल रहा है, R1 यह बदल रहा है, संख्यात्मक रूप से यह मान बदले, R2 हो जाए, एक बार R3 हो जाए, तो बताइए जब V1 का मान निकालेंगे तो अलग आएगा, मतलब V का मान निकालेंगे तो कुछ और आएगा, R2 लगाएंगे तो कुछ और आएगा, R3 रखेंगे तो कुछ और आएगा। यानी एक मान तो बदल रहा ना, I नहीं बदल रहा है। I का मान लेते हैं 10 आ गया, R1 का मान 1 में 5 है, R2 का मान है 6 और R3 का मान है मान लेते हैं 7। तो इस तरह से गुणा करिए, यह 50 आया या 60 आया या कितना आया 70। देखिए I का मान भले ना बदले लेकिन R बदल रहा था, तो V का मान क्या हो गया, यह हम V का मान निकाल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ V एक बार 50 है, एक बार 60 है, एक बार कितना है 70, इसलिए इसका नाम V1, इसका नाम V2 और इसका नाम V3। क्योंकि समान वैल्यू है, समान वैल्यू तो नहीं आई है, इसलिए अलग अलग नाम रखना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमने देखा 3 प्रतिरोध क्रम से श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, जिनके सिरों के मध्य विभवांतर क्रम से R1 के लिए V1, R2 के लिए V2 और R3 के लिए क्या है V3 है, तथा परिपथ में धारा I है। तो यहाँ पे I का मान बदलेगा नहीं, इसलिए सीधे धारा का मान I है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हुए लिखेंगे कि देन ओम के नियम से, जब यह सब है तो ओम के नियम से V1 का मान क्या आएगा, V2 का मान क्या आएगा, V3 का मान। तो आपको याद रखना है V बराबर IR होता है, ओम के नियम से V बराबर क्या होता है IR होता है। तो V बराबर IR रखेंगे तो V1 का मान निकालिए, V2 का मान निकालिए, V3 का मान निकालिए और V का मान निकालिए, तुल्य प्रतिरोध को R मान लिया जाए। तो इस सभी प्रतिरोधों के लिए एक प्रतिरोध अगर प्रयोग किया जाए तो वह तुल्य प्रतिरोध कहलाएगा, और उसको हमने क्या मान लिया है, R मान लिया है। तो हार नहीं मान लिया, R मान लिया है, ठीक है। तो यहाँ V बराबर IR हो गया। और क्या हो गया, अगर यहाँ पे लिखा गया है कि बैटरी का कुल विभवांतर V है, क्या है V है, देन V बराबर यही विभवांतर जाके समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में बढ़ जाता है सब में, सब प्रतिरोधों के लिए। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, सब मान उठा के ला के रख दीजिए, यहाँ से यह रख दीजिए, आपको I कॉमन मिल जाएगा, I कट जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर 4 प्रतिरोध रहता तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 आ जाता, बस। तो अब आइए देखिए आगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मत उतारिएगा, यह वाला हिस्सा नहीं उतारना था, ठीक है, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे। अब आएगा आपका समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो इसका भी पहले चित्र बनाएंगे। अब इसमें बताइए, जब समांतर में होगा तो कई नाली आ गई, और कई नाली आ गई तो धारा का मान बदल जाएगा, पानी अलग अलग जाएगा तो धारा का मान अलग अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे एक नया भाग। तो फिर 5 स्टार ही रहेगा इसके लिए भी। तो क्या लिखेंगे, समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के
तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक, तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक। इसका सीधा सा मतलब होता है तुल्य प्रतिरोध का कि अगर सब परिपथों को हटाकर एक यानी कि सभी जो प्रतिरोध हैं सभी को अगर एक साथ ले लिया जाए तो कितना टोटल प्रतिरोध बन जाएगा। तो यहाँ जोड़ना सीधे नहीं होता है, श्रेणी क्रम में सीधे जोड़ना होता है, लेकिन समांतर क्रम में व्युत्क्रमों के जोड़ने से होता है। तो अभी कैसे आएगा, तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, खुद समझ में आ जाएगा। तो पहले देखते रहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं 3 प्रतिरोध जोड़े गए हैं, तो सबसे पहले इसका चित्र ड्रा करिए। यहां देखिए पहला सिरा सभी का एक बिंदु से, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से। यहां R1 है, यहां R2 है, यहां क्या है R3 है, और पता है सबके मध्य विभवांतर समांतर। देखिए धारा यहां से निकली, पहले तो चित्र पूरा करिए। यहां पे यह भी खींचना पड़ेगा, यह खींच लिया। यहां पे आपको क्या लगा देनी है, बैटरी लगा देनी है या फिर सेल लगा देना। तो यहां प्लस होता है, यहां क्या होता है माइनस। धारक दिशा प्लस से किस तरफ जाती है, माइनस की तरफ। प्लस से किस तरफ, माइनस की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक दिशा माइनस से प्लस की तरफ, ठीक है। तो यह बैटरी लग गई। बैटरी का विभवांतर मान लेते हैं V है, कितना है V है। तो समांतर क्रम में सभी प्रतिरोध दिख रहे हैं, तो यानी कि विभवांतर का मान बटेगा नहीं। तो यहाँ पे सभी के लिए विभवांतर का मान क्या होगा, V होगा। तो R3 के लिए भी V होगा, R2 के लिए भी V होगा, और R1 के लिए भी क्या होगा, V होगा। लेकिन धारा देखिए, धारा यहाँ से गई तीन नाली में बट गई। तो यहाँ पे I1 हो गया, यहाँ पे I2 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, I3। तो पहले में I1, दूसरे में I2, तीसरे में I3 हो गया, धारा बट गई। अब देखिए फिर से आते हैं आगे, तो हम वही प्रक्रिया लिखेंगे भी ना, यह सब पूरा लिखेंगे। विभवांतर भी है बैटरी का, ठीक है। माना 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 श्रेणी समांतर क्रम में संयोजित हैं। समांतर क्रम में संयोजित हैं, ठीक है। इनके सिरों के मध्य विभवांतर, अब विभवांतर की बात नहीं करेंगे क्योंकि विभवांतर एक का है, तो धारा की बात करते हैं, ठीक है। तो विभवांतर मत लिखिएगा। इनके सिरों के मध्य देखिए, माना 3 प्रतिरोध R1, R3, यहाँ पे R2 है, R1, R2, R3 समांतर क्रम में संयोजित हैं। इनके सिरों के मध्य विभवांतर, यहाँ पे जिनके लिख लीजिए, कॉमा, जिनके सिरों के मध्य विभवांतर क्रमशः, क्रमशः, विभवांतर नहीं लिखना था, फिर से बोल गए। क्या लिखना है, धारा, क्योंकि धारा बदल रही है ना। धारा क्रमशः I1, I2 व I3 है, तथा बैटरी का कुल विभवांतर V है। तो किस नियम से, सब कुछ देखिए सेम टू सेम चल रहा है, बस धारा विभवांतर की जगह यहाँ धारा हो गया, और धारक जगह यहाँ पे विभवांतर की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, धारा। धारक यहाँ पे विभवांतर की जगह पे धारा हुआ, और यहाँ धारक जगह क्या हो गया, विभवांतर हो गया। बस इतना ही करना है। तो यहाँ पे V1, V2, V3 की जगह पे I1, I2, I3 जो बदल रहा है उसको लिखना है पहले, और उसी के आधार पे हमें चलना है, ठीक है। तो देन ओम के नियम से, तो ओम के नियम से बताइए, ओम के नियम से क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले जो बदला है उसी को लेकर चलना है, I1। अब बताइए V बराबर IR होता है, तो I बराबर V बटे R नहीं होगा। V बटे क्या हो जाएगा, R को पक्षांतर कर दिए, बटे में चला गया। इसी प्रकार I1 बराबर V, देखिए सबका V सेम है तो V1 नहीं लिखेंगे, V लिखेंगे, लेकिन प्रतिरोध सबका भिन्न भिन्न, R1, R2, R3, तो V बटे R1, समीकरण नंबर 1। I2 बराबर क्या हो जाएगा, V बटे
R2, I2 बराबर हो जाएगा V बटे R2। यह हो गया समीकरण नंबर 2। अब आगे यहां देखिए, नीचे दिखेगा नहीं तो यहां पे आते हैं, I3 बराबर V बटे R3, समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो यहां पे हो गया। लेकिन आपको पता है कि सबसे पहले अगर तुल्य प्रतिरोध को R मान लिया जाए, लिखेंगे यदि तीनों प्रतिरोधों का अगर 4 रहेगा तो क्या लिखेंगे, चारों प्रतिरोधों का। यदि तीनों प्रतिरोधों का सब, अगर नहीं लिखना चाहते हैं सब, सभी लिख दीजिए, काम खत्म। यदि सभी प्रतिरोधों का या तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R हो तो, तुल्य प्रतिरोध R हो तो I बराबर V बटे R, I बराबर V बटे R। सीधे तुल्य प्रतिरोध से, विभवांतर सबका V था पूरा, तो पूरे परिपथ का क्या हो जाएगा, यानी तुल्य प्रतिरोध के लिए आ जाएगा I का मान V बटे R आ जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे चूंकि, अब देखिए धारा बदली है ना, जो बदला है उसी को जोड़ना है। कुल धारा निकली थी I, परिपथ से प्रवाहित धारा क्या थी, I थी। ठीक है, और अब बट गई है, तो बटने के बाद कौन कौन हो गया, R, I, यहाँ पे गया I1, यहाँ पे गया I2, यहाँ पे गया क्या, I3। लिखेंगे चूंकि बैटरी से प्रवाहित कुल धारा I है, चूंकि बैटरी से प्रवाहित कुल धारा I है, इसलिए I बराबर I1 3 भागों में बटी थी, I2 प्लस I3। देन I का मान रखिए V बटे R, तो V बटे R। I1 का मान रखिए V बटे R1, यहां से I2 का मान रखिए V बटे R2, V बटे R2 प्लस I3 का मान रखिए V बटे R3, या V कामन हो जाएगा सब में से, उधर से V बटे R यहाँ हो गया, V सबका कामन, तो यहाँ 1 बचा, 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3, और V से V कट गया, या 1 बटा R बराबर क्या आ गया, 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R3 प्लस 1 बटा R4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सभी प्रतिरोध का व्युत्क्रमों का योग आ रहा है। ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध का खुद व्युत्क्रम हो गया और सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के क्या आ रहा है, बराबर। तो समांतर क्रम में अगर प्रतिरोध जुड़े हों तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध आता है, तो उस तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ठीक है, क्या लिखेंगे, अतः, देखिए अतः समांतर क्रम में, यहां पे ना ऐसे बना लीजिए बॉक्स, अतः समांतर, थोड़ा सा कहीं और जगह तो नहीं है, फिलहाल नीचे ही लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे देख लीजिए, नहीं तो यहाँ पे कहिए लिख दे, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग उतार लीजिएगा, अतः आप लोग नीचे उतारिएगा, इसके नीचे, अतः समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का, अभी मैं बोल दूंगा अगर दिख नहीं रहा होगा स्पष्ट तो, ठीक है, प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, देखिए अतः समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए अतः समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। एक बार और सुन लीजिए, अतः समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। पहले एक बार और समझ लीजिए, तो हमने 3 प्रतिरोध लिया है, R1, R2, R3।
क्योंकि अब नाली बदल गई है तो धारा बदल जाएगी। एक धारा I निकली थी बैटरी से और यह 3 भागों में बट गई, तो I1 I2 I3, क्योंकि धारा बदली तो विभवांतर नहीं बदलेगा, विभवांतर सबके लिए V रहा। तो हमें जो बदलता है उसी के लिए ओम का नियम लगाना है। तो I बराबर हो गया V/R। तो ओम के नियम से क्या हो गया है, V/R1, V/R1, और यह लिख लीजिएगा, माना 3 प्रतिरोध, कुछ नहीं आसान है, रचना की तरह है। 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर क्रम में संयोजित हैं, जिनके सिरों के मध्य धारा क्रमशः, जिनमें धारा कह सकते हैं, जिनमें प्रवाहित धारा, या जिनके सिरों के मध्य प्रवाहित धारा लिख सकते हैं, जिनके सिरों के मध्य धारा क्रमशः I1 I2 I3 है, या लिख सकते हैं जिनमें प्रवाहित धारा I1 I2 I3 है। जिनमें प्रवाहित धारा लिख सकते हैं, सबसे अच्छा रहेगा, जिनमें प्रवाहित धारा क्रमशः I1 I2 I3 है तथा बैटरी का कुल विभवांतर V है। तो ओम के नियम से I1 V/R1, I2 V/R2, I3 V/R3, और यदि तुल्य प्रतिरोध R हो तो I बराबर V/R लिख सकते हैं, क्योंकि I के लिए ही लिखना है, ठीक है, क्योंकि अंत में I को जोड़कर I बराबर लाना है, सभी I को जोड़कर I के बराबर लाना है, क्योंकि जो धारा निकली है वही बटी है, ठीक है। जो ट्यूबवेल से पानी निकला है सभी खेतों में गया है, तो सबको जोड़ लेंगे तो एक ट्यूबवेल से निकला पानी आ जाएगा। अब मत कहिएगा कि नाली सूख गई है, यहाँ पे हम नाली मान रहे हैं ना कि किसकी बनी है, सीमेंटेड है पूरी। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हो गया बैटरी से प्रवाहित कुल धारा मान लेते हैं I है, तो यहाँ पे I बराबर I1 I2 I3 हो जाएगा, जो धारा बटी है सब जुड़ जाएगी तो I हो जाएगा। I का सबका मान उठा के रख लीजिए, सब पता है, I का मान रखिए तो V/R, I1 का V/R1 और V/R2 हो जाएगा I2 का मान, विथ I3 का मान हो जाएगा V/R3। सबको जोड़ लिए हैं, हल किए हैं, तो यहाँ से V कॉमन हुआ है, कट गया यहाँ का V, और यहाँ से आगे 1/R बराबर 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3, 4 प्रतिरोध होता है। तो यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे R2 है और यहाँ पे R3 है, ठीक है, यहाँ पे सही कर लीजिएगा। अतः समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो यह रहा आपका समांतर क्रम संयोजन। तो इसको पहले उतारिए। तो यहां पर आपने देख लिया इस वीडियो में प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। तो यह रहा विद्युत धारा से संबंधित सभी हेडिंगें आपको मिल गई हैं। अब हमें पढ़ना है अगला टॉपिक, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, जो कि हम शुरू करेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।